गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम मिले हैं फिर से फिजिक्स के डे 6 में। आज हमारा लगभग छठा दिन चल रहा है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बहुत ही आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फिजिक्स जो है बिल्कुल एकदम इजी सब्जेक्ट है। तो उसी सब्जेक्ट का जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अपना बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पहुंचे थे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री तक। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेज भी हमने डिस्कस किए थे। तो आज वही ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, इनकी रेंज आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हमें पढ़ना है। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे सीधी सी बात आपको समझ में आ रही है कि जैसे मैंने यहाँ पे रेंज लिखा है, यहाँ पे जैसे कि मैंने रेंज लिखा है, इस रेंज से ये साबित होता है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक इनिशियल यानी कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होती है ये जानना है। अरे बेटा, किसी भी चीज़ की रेंज का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करेंगे मोबाइल टावर की रेंज है, तो मोबाइल टावर की जो रेंज होती है, जैसे मैं बोलता हूं कि आपके गांव में एयरटेल की रेंज है, तो उसकी शुरुआत होती है उस कोने से और ख़त्म होती है उस कोने तक। तो वो जो एक लिमिट होती है जहां पे शुरुआत और जहां पे एंडिंग होती है, उसको अपन रेंज कहते हैं। तो शुरुआत और जहां पे एंडिंग होने वाली है उसे मैं रेंज कहूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मेरे पास में 6 है, साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट। तो साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, इस तरह से मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनमें से मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 फंक्शन की, यानी कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? तो 3 फंक्शन जो है जो आपके बहुत ही फेवरेट होते हैं वो होते हैं साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन की यहां पे बात चल रही है। तो साइन कॉस टैन, ये 3 जो है आपके फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इन साइन कॉस टैन की आज हमें रेंज देखनी है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम, साइन की रेंज क्या है? दैट इज द रेंज ऑफ साइन थीटा। अभी देखो बच्चा, थीटा जो है वो 0 भी होता है, 30 भी होता है, 40 भी होता है, अरे भाई 1000 डिग्री भी होता है और 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है। सो थीटा की वैल्यू कुछ भी रहे, थीटा की वैल्यू छोटा एंगल रहे या थीटा की वैल्यू बड़ी एंगल रहे, आपकी जो साइन थीटा की रेंज रहेंगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेंगी। कितनी रेंज रहेंगी बच्चे? -1 से 1 के बीच में रहेंगी। तो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। इसको आपको माइंड में परमानेंटली फिट करना है। तो साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू होती है -1, तो साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू होती है +1। याद रहेंगे रे बच्चे, साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू है -1 और साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू है +1। एंगल कुछ भी रहे, एंगल कोई भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल 2 रहे, 3 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 1000 रहे, 1,00,000 रहे, 1 करोड़ डिग्री रहे, एंगल कोई भी रहे, आपकी साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहती है। ठीक है? तो साइन थीटा की वैल्यू -1 to +1 लिख लेता मैं यहां पे। फॉर एनी एंगल, एंगल कोई भी रहे, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो मिनिमम वैल्यू -1 है। मैक्सिमम वैल्यू है +1 तो मिनिमम वैल्यू है -1। तो साइन थीटा की, यानी कोई भी एंगल के लिए साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। अब वही अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं तो ध्यान दीजिए ग्राफ किस प्रकार से बनने वाला है। आपको अगर याद होगा, जिस तरह से हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इसके जो नंबर्स फाइंड किए थे, इसका जो साइन थीटा फाइंड किए थे, वो देखिए यहां पे मार्क करता। ऑन x एक्सिस देयर इज ए थीटा, ऑन y एक्सिस देयर इज ए साइन थीटा। x एक्सिस पे अगर थीटा है, y एक्सिस पे साइन थीटा है। चेक कर लो बच्चे, 0 डिग्री,
उसके बाद में यहाँ पे मैंने मार्क किया है 90 डिग्री, 90 के बाद में मैंने यहाँ पे मार्क किया है 180 डिग्री, 180 के बाद में मैं यहाँ पे मार्क करूँगा 270 डिग्री और उसके बाद में मैं मार्क करूँगा 360 डिग्री। तो 0 से 180, 0 से 180 देख लो क्या हो रहा है, 0 से 90, 0 पे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। आपके पास टेबल में बड़े अच्छे से लिखा है, तो वो है साइन की पूरी इस वैल्यू। आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हो ना कि 0 30 45 60 90 और इधर से पूरी वैल्यूज, तो आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। वो जो ग्राफ रहेगा आपको इस प्रकार से मिलने वाला है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेम्ड हियर द साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा का ग्राफ और ये हो गई साइन थीटा की रेंज। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फंक्शन की तरफ, दैट इज द रेंज ऑफ कॉस थीटा। क्या है बच्चे? रेंज ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की रेंज हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही होता है, कॉस थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है। यानी एंगल कोई भी रहे, एंगल 0 रहे, 30 रहे, 45 रहे, 50 रहे या 1000 डिग्री रहे, एंगल कोई भी रहे, आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो रहेंगी वो कॉस की +1 होती है। तो वही मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। यानी यहां पे मैं इस प्रकार से लिखूंगा, फॉर एनी एंगल, कोई भी एंगल की बात चल रही है, फॉर एनी एंगल the cos theta having the maximum value +1 and minimum value -1, यानी cos थीटा 1 से छोटा रहेगा और -1 से बड़ा रहेगा। में भी इक्वल भी हो सकता है। अब इक्वल और लेस देन या फिर इक्वल और ग्रेटर देन, इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो कुछ नहीं करना है बच्चे, जो यहाँ पे नीचे ऐसी इंक्लाइन लाइन दिख रही है, इसके नीचे और एक लाइन लगा देना है। तो ये आपका सिंबल हो गया less than or equals to, this is sin theta is greater than equals to 1 or greater than equals to -1 and less than equals to +1। तो इस तरह से आपने sin थीटा की रेंज बनाए हैं। वही बात चल रही है cos थीटा की। तो बच्चा cos थीटा की रेंज भी वही है, -1 से +1 के बीच में। यानी -1 भी हो सकता है और बच्चे +1 भी हो सकता है। वही अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, दैट इज ग्राफ ऑफ द cos थीटा, तो वो बनेगा इस प्रकार से। देखिए ये हो गया थीटा और ये हो गया बच्चे cos थीटा। दिस इज ए 0, क्या बनेगा बच्चे यहाँ पे 0। उसके बाद में दिस इज 90 डिग्री, उसके बाद में दिस इज 180, देन 270 डिग्री और उसके बाद में आता है 360 डिग्री। अब यहां पे मैं जल्दी जल्दी मार्क करने की कोशिश करता हूं। देखो क्या है, cos 0 1 यानी सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद में cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, देन cos 60 1/2 एंड cos 90 0। तो ये क्या हो रहा है, cos 0 1 है और 90 पे 0 हो रहा है। तो ये देखो ऐसा ग्राफ, इतना जमा, तो ये इस प्रकार से ग्राफ आता है अगर आप पूरी वैल्यूज को मार्क करते हो तो। दिस कर्व इज कॉल्ड एज ए साइन कर्व वेयर एज दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज ए कोसाइन ग्राफ। ये जो ग्राफ है इसे मैं साइन कर्व करूंगा, क्या कहेंगे बच्चे? इसे कहेंगे अपन साइन कर्व, तो इसे कहेंगे अपन कोसाइन कर्व। तो इस तरह से ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है और इसी तरह से ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, कॉस और साइन। हमारा नेक्स्ट नंबर आता है टैन थीटा के बारे में, दैट इज द रेंज ऑफ टैन थीटा। अभी हमें पढ़ना है रेंज ऑफ टैन थीटा। देखो याद करो, अगर आप टेबल की बात चल रही है जिसमें हम लोग tan 0, tan 30, tan 45, उसके बाद में tan 60, tan 90, वैसे अगर tan 180 तक के देखते हैं तो आपको यार एक चीज जरूर समझ में आएगी। वो चीज ऐसी रहेंगी कि भाई tan थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है। अरे tan 90 पे कितना आया? tan 90 पे इन्फिनिटी आया। तो tan 90 पे इन्फिनिटी आया, इससे यह साबित होता है कि tan की सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है ना वो इन्फिनिटी होती है। तो वही अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू बनाऊं तो वो -इन्फिनिटी रहेंगी। कितनी रहेंगी? -इन्फिनिटी। एंड दैट्स व्हाई फॉर एनी एंगल,
for any angle tan theta should be equals to or less than plus infinity and should be equals to or greater than the minus infinity। तो tan theta के वैल्यू, अगर मैं कोई भी एंगल की बात करता हूं, कोई भी एंगल के लिए अगर मुझे tan theta की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो tan theta की वैल्यू क्या आएंगी बच्चे? tan theta की वैल्यू आ जाएंगी सबसे बड़ी वैल्यू प्लस इंफिनिटी, तो सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी। अब ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इतनी सारी इस वैल्यू चेंज होती है एंड दैट्स व्हाई इसका प्रॉपर ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ज्वाइन नहीं होने वाला ना, ऐसा इंफिनिटी तक जाने वाला है। तो हमें सिर्फ दो ग्राफ याद रखने हैं, साइन का और कॉस का। रेंज हमको सभी की याद करनी है, साइन की रेंज भी -1 से +1, कॉस की रेंज भी -1 से +1 और टैन की रेंज -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। वही अगर एक सवाल है, मान के चलो आपके पास में एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। फंक्शन क्या है आपके पास में? a sin थीटा प्लस b cos थीटा। और सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से आपके सामने सवाल आया है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इस फंक्शन की रेंज निकालो। क्या सवाल है आपके सामने? a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये एक फंक्शन दिख रहा है, बड़ा सा सुंदर फंक्शन दिख रहा है, तो इस सुंदर फंक्शन की मैं रेंज निकालने की कोशिश करता हूं। तो रेंज ऑफ दैट फंक्शन इज गिवन बाय range of above function is given by, याद रखना है ये चीज, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है ना, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में a² प्लस b² होती है, और वही सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो अंडर रूट में माइनस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b² होती है। ठीक है, याद रहेगा। इस फंक्शन का जो रेंज होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, थीटा इज एनी एंगल एंड a एंड b आर द कांस्टेंट। थीटा जो है वो कोई भी एंगल है जिसमें a b एक कांस्टेंट है। समझ में आया बच्चे क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे थीटा जो रहेगा वो एक एंगल रहेगा और a b जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो थीटा एक एंगल है, a b कांस्टेंट है, तो जब कोई सिचुएशन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा आता है जिसमें a और b तो एक कांस्टेंट है और थीटा कोई भी एंगल है, तो a एंड b आर कांस्टेंट। क्या होगा बच्चे? a एंड b आर कांस्टेंट एंड थीटा इज एनी एंगल। थीटा क्या रहेगा बच्चे? थीटा रहेगा एनी एंगल। सो थीटा कोई भी एंगल रहेगा और a और b कांस्टेंट रहेगा। उस सिचुएशन में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² है, तो सबसे छोटी वैल्यू माइनस अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट रेंज ऑफ टीआर, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या करना है? पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और लिखना है। मिलते हैं हम 1 मिनट के बाद में फिर से नया टॉपिक लेके। चलो, हो गया होगा आपका लिख के? सो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आवर नेक्स्ट टाइटल इज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
अब देखो यार यहां पे इस एप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है। एप्रोक्सीमेशन का मतलब सीधा सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है कि एप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है एप्रोक्सीमेट, यानी अंदाजी वैल्यू निकालना, राउंड फिगर वैल्यू निकालना। एग्जैक्ट नहीं है, राउंड फिगर है, नाम ही है एप्रोक्सीमेशन। तो छोटे एंगल जब होते हैं ना, जैसे देखो साइन 30 हमें पता है, साइन 3 डिग्री अगर है, साइन 2 डिग्री अगर है, साइन 5 डिग्री अगर है, तो उन छोटे एंगल्स के लिए साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या रहेंगी ये हमें देखना है स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन में। तो सबसे पहली सिचुएशन, सबसे पहले स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे एंगल जो रहेगा, एंगल शुड बी लेस देन 5 डिग्री। कितने से छोटा होना बच्चे, 5 डिग्री से छोटा होना। स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन ये कंसेप्ट हम लोग कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, जहां पे एंगल 5 डिग्री से छोटा है। तो बेटा अगर एंगल 5 डिग्री से छोटा है तो समझ लो यहां पे ये फंडा लगने वाला है। फंडा कुछ इस तरह से है कि एंगल अगर 5 डिग्री से छोटा है, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल अगर 5 डिग्री से छोटा है तो पहला फार्मूला साइन थीटा एप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का सिंबल नहीं है। ये जो सिंबल है ये जैसे समंदर की लहरें है, जैसे समंदर की लहरें अप डाउन हो रही है वैसा ये सिंबल है। तो ये सिंबल होता है एप्रोक्सीमेटली का, किसका, एप्रोक्सीमेटली का। तो दिस इज द सिंबल ऑफ एप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो साइन थीटा इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। वही cos theta is approximately equals to 1 and third one tan theta is approximately equals to theta। ठीक है रे। सबसे पहली सिचुएशन, ये फंडा कब लगाओगे बच्चे आप, जब आपका एंगल 5 डिग्री से छोटा रहेगा। अगर आपका एंगल 5 डिग्री से छोटा है तो समझ लेना कि स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन लगने वाला है। अब ये सिचुएशन में अगर साइन थीटा है, थीटा की वैल्यू 5 डिग्री से छोटा है तो साइन थीटा थीटा होता, कॉस थीटा 1 होता और टैन थीटा थीटा होता है। तो इस तरह से मैंने ये लिख लिया। और एक चीज कि ये जो थीटा आने वाला है, क्या आने वाला बच्चे, थीटा आने वाला है। वो जो थीटा रहेगा ना वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। सो थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा जो रहेगा वो हमेशा रेडियन में होना। किस में होना बच्चे, रेडियन में होना। सो थीटा ऑलवेज इन रेडियन। थीटा जो रहेगा वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रहने वाला है। चलो अभी हम देखते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है आपके सामने, दो बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। इसके ऊपर का पहला सवाल, फाइंड साइन 1 डिग्री। क्या निकालना है, साइन 1 डिग्री निकालना है। कैसे आएगा बच्चे साइन 1 डिग्री, सबसे पहले चेक करो 1 5 से छोटा है यानी लगने वाला है स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। दूसरी चीज साइन थीटा किसके बराबर, थीटा के बराबर, यानी साइन 1 is approximately equals to 1। साइन 1 approximately equals to 1। लेकिन ये किस में होना बच्चे, रेडियन में होना। लेकिन ये किस में है बच्चे, डिग्री में है। तो डिग्री में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चे रेडियन में कन्वर्ट, तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले दिन के लेक्चर में हमने देखे थे कि डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरह से यहां पे मैं क्या लिखूंगा कि साइन 1 1 होता है, साइन 1 तो 1 होता है, लेकिन 1 तो किस में होना चाहिए, तो 1 आपका रेडियन में होना चाहिए। और रेडियन में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो इस 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बड़ी आसान टेक्निक होती है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते समय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो। यानी यहां पे इस 1 को क्या लिखूंगा मैं बच्चे, पाई बाय 180। तो 1 इंटू पाई बाय 180।
यहां पे लिखता मैं शुड बी इन रेडियन, किस में होना चाहिए बच्चे, रेडियन में होना चाहिए। दैट्स वाई इसको लिखूंगा मैं 1 इंटू पाई बाय 180। क्या लिखूंगा बच्चे, 1 इंटू पाई बाय 180। योर आंसर बिकम्स पाई बाय 180। तो साइन 1 का आंसर आता है पाई बाय 180। किस में आंसर आता है, पाई बाय 180। तो साइन 1 इज पाई बाय 180। साइन 1 डिग्री यानी पाई बाय 180 होता है। समझ में आ रहा बच्चे क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, फाइंड cos 3 डिग्री। क्या सवाल है, cos 3 डिग्री को फाइंड करो। अब cos 3 डिग्री को कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो cos 3 डिग्री का मतलब होता है अगर एंगल 5 से छोटा है तो उस वक्त क्या करूंगा मैं, cos 3 इज इक्वल्स टू 1। अरे बच्चा cos 0 इज इक्वल्स टू 1, cos 3 इज इक्वल टू 1। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्ट इसे करें, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलो थर्ड लिखता मैं, फाइंड tan 4 डिग्री। क्या होगा बच्चे, tan 4 डिग्री। सो tan 4 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 4, कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन किस में कन्वर्ट करो, तो 4 इंटू पाई बाय 180 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 45। ठीक है, सो पाई बाय 45 इज द फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। बिफोर दैट आपको थोड़ा बहुत जिसे हम बात करते हैं नॉर्मली सिस्टम जो रहता है, जैसे कि 1D 2D 3D जिसको हम डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं, 1D 2D 3D 4D, तो ये सारा आपको आना चाहिए। तो ये डायमेंशनल क्या होता है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3D 4D ऐसा कुछ रहता है ना। तो वैसे मैं शुरुआत करता हूँ डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से। अभी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो देखो बच्चे डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में सबसे पहला आता है 0D ऑब्जेक्ट। 0D ऑब्जेक्ट सबसे पहला कौन सा है, 0D, 0 डायमेंशनल 0D। तो 0D में क्या आएगा, तो 0D का एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है 0D का पॉइंट। पॉइंट जो है वो 0D में आता है, तो 0D का एग्जाम्पल है पॉइंट। अब यार पॉइंट को मैं 0D में क्यों लिखूंगा, सबसे पहले डायमेंशनल क्या होता है, तो डायमेंशनल का मतलब होता है नंबर ऑफ वे टू मेजर। डायमेंशनल का मीनिंग नंबर ऑफ वे टू मेजर। कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के कितने तरीके होते हैं, उसे हम डायमेंशनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम डायमेंशनल कहते हैं। डायमेंशनल कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के कितने तरीके हैं उसे हम डायमेंशनल कहते हैं। जैसे अभी देखो एक रस्सी है, उदाहरण के तौर पे एक रस्सी है। रस्सी को आप कैसे मेजर कर सकते हो कि उसकी लंबाई कितनी है। रस्सी को आप मेज़र करते हो क्या बोलोगे, उसकी लंबाई कितनी है। तो मेज़र करने का एक ही तरीका हो गया, वो है उसकी लेंथ, लंबाई। वही अगर मैं बात करूँगा ये
एक बुक हो गई, अपनी बुक हो गई फिजिक्स की, अपने नोट्स हो गई। इसको कैसे मेज़र कर सकता हूँ मैं? तो ये बोलूँगा ऐसा, सर इसका ये लेंथ है, ये इसका हाइट है, इसका विड्थ भी है छोटा सा, है ना। यानी ये लेंथ एक है, ये लगभग 15-20 सेंटीमीटर, ये हाइट है लगभग 30 सेंटीमीटर, और ये लगभग आधी सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको गिनने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए, है ना। जैसे देखो, अगर मैंने एक पेज ले लिया, ऐसा एक पेज, ये हो गया एक पेज, इसको गिनने के कितने तरीके रहेंगे? 2 ही तरीके रहेंगे। क्यों? ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट, इसका विड्थ। और इसका विड्थ कितना होगा बच्चे? इसका विड्थ एकदम निग्लिजिबल है, तो उसको अपन गिनते नहीं है, इसका विड्थ हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसको गिनने के 2 तरीके हो गए। जैसे कपड़ा जब अपन खरीदते हैं तो कोई भी कपड़ा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे अपन 1 मीटर, 2.25 मीटर का कपड़ा लगेगा बोलते शर्ट बनाने के लिए। तो शर्ट को बनाने के लिए जो 2.25 मीटर का कपड़ा रहता है, तो ऑलरेडी उसका विड्थ रहता है एक स्टैंडर्ड 1 मीटर का, और ऐसे गिनते हैं 2.25 मीटर, यानी 1 मीटर और ये 2.25 मीटर। तो पहले से ही वो कपड़ा 1 मीटर लेंथ वाला, उसका विड्थ, अरे भाई बंडल में होता है ना, ऐसा रोल में लपेटा हुआ कपड़ा होता है, तो पहले से उसकी विड्थ हो रहती है 1 मीटर, और ऐसे अपन गिनते हैं। यानी उस कपड़े को गिनने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए, विड्थ और उसकी लंबाई, लेंथ। अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली एक लाइन ऑब्जेक्ट वाला, लाइन का, जैसे रस्सी का उदाहरण लिया था मैंने, या फिर दूसरा पाइप। जब अपन पाइप को खरीदने जाते, कोई नल का पाइप है, उसको जब अपन खरीदने जाते तो क्या बोलते? भैया 50 फीट हाइट होना, पाइप जो है वो 50 फीट होना, 100 फीट होना, 150 फीट होना, 200 फीट होना। ऐसा अपन थोड़ी ना बोलते कि 100 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा पाइप होना, ऐसा नहीं बोलते, लेंथ में होना ऐसा। तो इतना लंबा होना चाहिए, तार इतना लंबा होना चाहिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो गिनने के तरीके होते हैं, उसी को मेरे प्यारे बच्चों डायमेंशन कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने गिनने के तरीके रहेंगे, जितने गिनने के तरीके रहेंगे, उसी को हम लोग डायमेंशनल कहेंगे। यानी 0 डायमेंशनल, पॉइंट को मेजर ही नहीं किया जा सकता। कोई बोल सकता है कि पॉइंट की लेंथ 4 फीट है, कोई बोल सकता है पॉइंट की हाइट 10 फीट है। क्या कोई बोल सकता है पॉइंट की विड्थ 2 फीट है? नहीं बोल सकता है ना। तो इसीलिए पॉइंट आता है 0D में। पॉइंट किस में आता है? 0D में। तो पॉइंट इज द 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। पॉइंट कैसा है? 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। चलो आगे जाओ। नंबर 2, 1D ऑब्जेक्ट। नंबर 2, 1D ऑब्जेक्ट। उदाहरण है, देखो इसका एग्जाम्पल, पेपर, रजिस्टर का पेपर हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, रजिस्टर का पन्ना हो गया। तो ये सारे पेपर, उसके बाद में जैसे ये बोर्ड, देखो अगर इसका विड्थ नहीं लेता हूँ तो ये बोर्ड, सिर्फ बोर्ड की जो थिन शीट रहेंगी वो गया आपका किस में आ जाएगा? फिर से 2D। पेपर में एग्जाम्पल के तौर पे 1D ऑब्जेक्ट गिनने का एक ही तरीका, सबसे बेटर उदाहरण स्ट्रेट लाइन। बच्चा स्ट्रेट लाइन का हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, कभी भी विड्थ मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो स्ट्रेट लाइन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ 1D ऑब्जेक्ट। थर्ड जाओ, 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, पेपर, एक पेपर हो गया, या फिर प्लेट, जैसे अपन बोलते सर्कुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। प्लॉट का एरिया गिनते हैं अपन, है ना। जैसा प्लॉट का जो एरिया वगैरह गिनाएंगे, तो वो हो गया आपका 2D ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। बाद में नंबर आता है 3D का, नंबर 4, 3D ऑब्जेक्ट। नंबर 4 क्या है बच्चा? 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? गिनने के 3 तरीके। देखो गिनने के 3 तरीके, बेटर एग्जांपल डस्टर, लेंथ, हाइट, विड्थ। 3 आ गया ना, लेंथ भी आ गया, हाइट भी आ गया, विड्थ आ गया। तो डस्टर को गिनने के 3 तरीके हो गए, इसीलिए डस्टर आ गया 3D ऑब्जेक्ट में। इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिलेंडर,
टेबल, कुर्सी, पंखा, ट्यूबलाइट, ये डेस्क हो गया, ये बोर्ड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सारे जो होते हैं ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और 3D ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको कॉमनली मैथमेटिक्स में एक टेक्निकल वर्ड है, उनको हम लोग सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड। उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। जैसे इसको हम लोग प्लेन कहते हैं। देखिए, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, प्लेन बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड। सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड का एग्जाम्पल आपको मिलेगा आइसक्रीम का कोन। आइसक्रीम का कोन किस तरह से वो रहता? जैसे जोकर की टोपी, इस प्रकार से देख लीजिए, है ना। तो ये आइसक्रीम का कोन वो भी 3D ऑब्जेक्ट रहता है। कैसे कैसे 3D? अरे बेटा, उसका लेंथ, हाइट और विड्थ सभी मेजर कर सकते हैं ना। तो लेंथ, हाइट और विड्थ, उसके बाद में सिलेंडर भी बनता है यार। इसका एग्जाम्पल सिलेंडर कैसे होगा बच्चा? देखो, ये हो गया सिलेंडर। तो सिलेंडर इज फर्दर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। क्यूब, देखो इसका एग्जाम्पल फिर से क्यूब। ये भी हो गया है क्यूब। सो क्यूब इज द फर्दर एग्जांपल ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D तक के हमें देखना है। कौन कौन सा? 0D यानी पॉइंट, जिसको मेजर नहीं कर सकते। 1D यानी स्ट्रेट लाइन, जिसको मेजर करने का एक तरीका है। 2D यानी 2 डायमेंशनल, एक प्लेन हो गया, पेपर हो गया, प्लेट हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया। इसमें सर्कल भी आएगा, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, देन हाइपरबोला, उसके बाद में हम बात करेंगे रोम्बस, स्क्वायर, ये सभी कुछ आ जाएंगे 2D ऑब्जेक्ट में। 3D ऑब्जेक्ट में सॉलिड, जिसका कोन आ गया, सिलेंडर आ गया, क्यूब आ गया, यानी सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेसिक पार्ट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एक्सिस के बारे में। किसके बारे में बच्चा? एक्सिस के बारे में। एक्सिस पहला, और दूसरा हम देखते हैं ओरिजिन क्या होता है। ये दोनों आपको पता है। तो सबसे पहले देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड को पैरेलल होती है, इट इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन जो ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है, इसे कहते हैं बच्चा वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। दोनों जहां पे मिलते हैं इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। दोनों जहां पे मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट किधर है, कोई भी पॉइंट किधर है। जैसे अगर हम बात करते हैं ना अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किधर है, कोई भी इंसान कहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का इस्तेमाल करते, पढ़ेंगे आप लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है। अभी फिलहाल में ये देख लीजिए कि 2D सिस्टम में इसको मैं 2D सिस्टम बोलूंगा, 2 डायमेंशनल सिस्टम बोलूंगा। 2D क्यों? अरे 2D क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही गिनने के तरीके हैं और x दूसरा y। अरे z नहीं है बच्चा, यहाँ पे x और y 2 ही गिनने के तरीके हैं, और इसीलिए ये किस में आ गया? 2D सिस्टम में आ गया। कौन से सिस्टम में आ गया? 2D सिस्टम में। तो अगर 2D सिस्टम की बात चल रही है तो मेजर करने के 2 तरीके हैं। कैसे? जैसे मान के चलो एक P पॉइंट है जो कि पहले क्वाड्रेंट में है। मान के चलो एक P पॉइंट है जो कि पहले क्वाड्रेंट में है। अब सवाल यह है कि P पॉइंट का लोकेशन ट्रेस करो। सवाल यह है कि P पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे है ये बताइए। तो P पॉइंट एग्जैक्टली कहां है ये बताने के लिए मुझे उसको इस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी सबसे पहले तो वो P पॉइंट से मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो x एक्सिस को पैरेलल है। कैसी लाइन ड्रॉ करूंगा?
एक्स एक्सिस को पैरेलल समझ में आती है ना, एक जैसी ऐसी, और दूसरी ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। समझ में आया बच्चा? जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। अभी वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन जो रहती है वो एक्स एक्सिस पे कहीं तो भी मिलती है, और एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन पी से वाई एक्सिस पे कहीं तो भी मिलती है। तो यहाँ पे ओरिजिन से ये क्रॉस वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से ये क्रॉस वाला डिस्टेंस, इसको कहते हैं बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसे? एक्स कोऑर्डिनेट। कहाँ से कहाँ तक? ओरिजिन से क्रॉस वाला डिस्टेंस। ये ओरिजिन से क्रॉस वाला डिस्टेंस, इसको मैं कहूँगा एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको कहूँगा मैं ओरिजिन से क्रॉस वाला डिस्टेंस, यानी इसे कहूँगा मैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहूँगा मैं उसे? वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से दो कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स और वाई। मान के चलो ये डिस्टेंस अगर एक्स है, अरे मान के चलो ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस अगर y है, तो मैं p के साथ ब्रैकेट में इस तरह से उसको लिखता हूँ, p इन ब्रैकेट x, y। This x represent the x coordinate, this y represent the y coordinate। x रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को और y रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। फंडा समझ में आया? x कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से कैसा चलना? x एक्सिस पे चलना। ओरिजिन से x एक्सिस पे चले तो मिल जाता है x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन से y एक्सिस पे चले तो मिल जाता है y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से दो कोऑर्डिनेट आते हैं, x कोऑर्डिनेट आता है और y कोऑर्डिनेट आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्स कोऑर्डिनेट को बेटा कहां पे लिखेंगे हम? चलो इधर लिख लेते हैं हम। इसके बाद याद रखना कि यहां पे लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है आपको। तो एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से दूसरा नाम भी है, और वो नाम है एब्सिसा। कौन सा नाम है? एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। क्या हो गया बच्चे? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्या हो गया? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरह से आपके दो एक्सिस बन गए, एक्स और वाई, जिसमें ओरिजिन आ गया, पॉइंट पी का लोकेशन मैंने ट्रेस किया है, यानी पॉइंट पी ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे अलोंग द एक्स एक्सिस इतना दूर है, अलोंग द वाई एक्सिस इतना दूर है। ठीक है, ये देखो, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। क्यों रे बच्चे? तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड हमेशा सेम होती है, तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। यानी पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितना दूर है? अगर ऐसा सवाल है तो, अगर पॉइंट पी वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये अगर सवाल आपको किसी ने पूछ दिया तो आप क्या बोलोगे? कि ये जो पॉइंट पी है ना, वो वाई एक्सिस से इतना दूर है। अगर आपको किसी ने सवाल पूछ दिया कि वो पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये पॉइंट पी एक्स एक्सिस से इतना दूर है, इतना, एक्स एक्सिस से इतना। ठीक है, तो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट, एब्सिसा सब कुछ होता है। नोट कर लिए जल्द से जल्द, ताकि हम इसका नेक्स्ट टॉपिक ले सके। चलो अभी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D या फिर स्पेस। ठीक है, स्पेस में क्या होता है, यानी 3 डायमेंशनल में क्या होता है। अरे जैसे स्पेस, ये स्पेस हो गया ना पूरा, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या रहेगा? तो स्पेस में 3 तरह के एक्सिस होते हैं, याद रखो। एक हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई, और बच्चा तीसरा होता है जेड। एक्स इधर जा रहा, इधर है तो वो निगेटिव एक्स रहता है, इधर है तो वो निगेटिव वाई रहता है, इधर है तो वो निगेटिव जेड रहता है। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। फंडा समझा? कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D वाला,
आप अगर इसको नहीं ड्रॉ करते हो तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इससे कि क्या चल रहा। छोड़ दो इसको, ड्रॉ मत करो। ऐसा ये हो गया एक्स वाई जेड। अब कोई भी पॉइंट को ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाय द वे इसका यूज़ बहुत कम होता है, एक आधी बार आया तो आया फिजिक्स में, इसके चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी समझ लो एग्जैक्टली 3D में क्या है। 3 डायमेंशन में जैसे मुझे खुद को यहाँ पे बताना है कि रूम पे मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, वो दीवार से इतना दूर हूँ, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। मेरा हाथ ज़मीन से इतना ऊपर है, यानी ये ऑब्जेक्ट को मुझे दिखाना है, इसको लोकेट करो, वो दीवार से इतना दूर, ज़मीन से इतना ऊपर, और सामने वाले वॉल से इतना आगे, वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ज़मीन से वाला हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये आगे वाला हो गया जेड कोऑर्डिनेट। फंडा समझ में आया? अरे रूम में जैसे आप कोई भी रूम में बैठे हो, ऐसे आप रूम में हो, ऑब्जेक्ट को ऐसे हवा में रख दो, हवा में ऑब्जेक्ट को रख दो, रख दिए क्या, पेन होगा नहीं यार अपने हाथ में, रख दो पेन को ऐसे। पेन को रखने के बाद में देखो उस दीवार की तरफ, वहाँ से इतना दूर, 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट जितना भी डिस्टेंस है, वो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। ज़मीन से कितना ऊपर है, वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ से सामने वाले दीवार से कितना आगे है, वो हो गया जेड कोऑर्डिनेट। तो 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनते हैं एक्स वाई जेड। चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, कोई पॉइंट अगर है जैसे पॉइंट P, अब एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूँगा, इसको लेके आऊँगा मैं पैरेलल टू वाई, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ठीक है, वाई पे लेके जाओ, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट। जेड पे लेके आओ, कैसे लेके जाएंगे जेड पे, टेंशन वाली बात है, जेड पे कैसे लेके गए, 3D में है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, इजी है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। जेड यानी ऐसा, तो एग्जैक्टली कितना ये आगे है, ये पॉइंट जो है ना वो कितना आगे है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपल एक काम करना है। सबसे पहले तो इस जेड को एक्सटेंड कीजिए ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लू कंप्लीट बना लेता मैं, ये हो गया जेड। अब कितना आगे है, तो यहां से कितना आगे है, ऐसा अगर करना है तो इसको डाल दीजिए परपेंडिकुलर, इस लाइन को परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया आपका जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से बनता है आपका जेड कोऑर्डिनेट। रियलिटी में समझ में आया ना, ये पेन इधर से दीवार से गिने एक्स, ज़मीन से गिने वाई, और यहाँ से गिने तो जेड कोऑर्डिनेट। उसको दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल और ड्रॉ कर रहे हैं 2D पे। अरे क्या, जैसे शूटिंग होती है, पिक्चर की शूटिंग किस में होती है, 3D में, लेकिन अपन देखते टीवी पे। अभी तो आजकल 3D टीवी आई है, 3D में बिल्कुल समझ में आ जाता है कि आजू बाजू में है, तो वो आजू बाजू में है, समझ में आ रहा है क्योंकि 3D इफेक्ट आ रहा है। तो अपन यहाँ पे 2D पे देख रहे हैं, तो ये 2D पे है इसलिए उतना समझ में नहीं आएगा, बट कोशिश करो, जरूर समझ में आता है। ये Z ऐसे लेके गए, उसको परपेंडिकुलर डाल दिए, तो ये हो गया Z कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या देखना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला 2 डायमेंशनल में अलग, 2D के लिए डिस्टेंस फार्मूला अलग है। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, D इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब ये x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, चलो डायग्राम बनाते हैं और एक बार। x y 2 पॉइंट मार्क कर दो यहाँ पे, ये P और ये Q, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक y1, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ से यहाँ तक
y2। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है p और q के बीच का डिस्टेंस, ये p और q के बीच का डिस्टेंस d इस तरह से निकलता है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और उसको डालना है अंडर रूट में, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब 3D के लिए, 3D यानी इसके लिए सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 भी कर सकते हैं, x2 x1 भी कर सकते हैं, होल स्क्वायर ही है वो, टेंशन मत लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी वैसा ही है, टेंशन मत लो यहाँ पे, इसको आप ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली उसका स्क्वायर ही कर रहे हैं हम, तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 2D के लिए और ये हो गया 3D के लिए। तो ये हो गया आपके दो डिस्टेंस फार्मूले, याद करना है, समझना है। नेक्स्ट है आपका स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो कोई भी लाइन का स्लोप कैसे होता है, स्लोप किसको कहेंगे हम, अरे स्लोप किसको कहेंगे, स्लोप किसको कहते हैं, उतार, ऐसे, इसको हम स्लोप बोलते हैं। इंक्लाइन वे में जो होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देख लो बच्चे, अगर एक लाइन ऐसी है, एक लाइन जो है पी क्यू इस तरह से है, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो उसके दो कोऑर्डिनेट p का x1 y1 और ये क्या होगा इधर x2 y2, x1 y1 p का कोऑर्डिनेट हो गया और q का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, हो गया बच्चे यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2। अब यहाँ पे देखना है कि स्लोप कैसे निकलता है। सबसे पहले तो स्लोप को मैं स्मॉल m से दिखाता हूँ, कैसे दिखाता हूँ, स्मॉल m से दिखाता हूँ। तो स्लोप इज गिवन बाय द फार्मूला स्मॉल m। अभी देख लो बच्चे क्या होने वाला है, अभी सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल्टा x और डेल्टा y। कैसे क्या निकालूंगा मैं, डेल्टा x और डेल्टा y, या डेल्टा x क्या है, तो ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डेल्टा x, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डेल्टा y। तो डेल्टा x और डेल्टा y निकालूंगा। डेल्टा x कैसा होगा, इतना माइनस इतना इज इक्वल टू इतना, अरे बरोबर क्या रे, इतना, यानी x2 में से अगर x1 गया तो क्या बचा, डेल्टा x, विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। डेल्टा y कितना आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। क्लियर हो गया रे बच्चे, डेल्टा x x2 माइनस x1 और डेल्टा y y2 माइनस y1। यानी आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल बना, देखो क्या बना, एक ट्रायंगल बना, ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया डेल्टा x। हो गया क्या रे, अरे डेल्टा y रेक्टेंगल है रे भाई, ये तो अपोजिट साइड सेम होती है, ये डेल्टा y ये डेल्टा y, ये डेल्टा x ये डेल्टा x, तो आपके सामने ये बना डेल्टा x और ये हो गया डेल्टा y। तो याद रखना है बच्चे, स्लोप का फार्मूला होता है m डेल्टा y बाय डेल्टा x। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा y बाय डेल्टा x। वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला है डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसमें एक कदम अगर हम और आगे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, देखो, अगर मैंने ये एंगल थीटा ले लिया, ठीक है, तो बेटा एक्सटेंड करने के बाद भी अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल क्या बनेगा, वेरी गुड बच्चे, थीटा ही बनेगा। अरे करस्पॉन्डिंग एंगल है ना रे, कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो ये अगर मैंने थीटा ले लिया और वो ट्रायंगल को अगर मैं वापस से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपके सामने आएगा ये डेल्टा y ये डेल्टा x। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x ये हम tan से भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू
क्या है बच्चे, tan थीटा, यानी पढ़ाया था मैंने दूसरे ही दिन में, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, क्या है अपोजिट, डेल्टा वाई, एडजेसेंट क्या है, डेल्टा एक्स। अरे ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये हाइपोटेनस है, अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी tan थीटा, देयरफॉर m यानी स्लोप दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, जो किसके बराबर रहेगा, tan थीटा के बराबर रहेगा। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला। ठीक है, फंडा समझ में आया। थीटा अगर आप गौर करते हो तो आपको ये समझ में आएगा, थीटा यानी एंगल है, कौन बना रहा है एंगल, लाइन बना रही है एंगल, किसके साथ बन रहा है एंगल, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बन रहा है। तो काम की बात, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है, ये दिखता है यहां पे काम की बात, स्लोप ऑफ लाइन में, स्लोप ऑफ लाइन में थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है। क्या याद रखना, थीटा जो रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। ये हो गई आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कंप्लीटली थ्योरी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। ओके।